नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट 12 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिसके कारण आप क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का सोच सकते हैं। इसका मतलब 12 फायदे बताने वाले हूं। ये फायदे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हो सकता है कि इसमें से कोई फायदा ऐसा हो जो आपको चाहिए ही चाहिए, जिसके कारण आप बनाने के लिए प्रोत्साहित हो जाए और उसके बाद भी अगर कोई मदद चाहिए तो हम और हमारी टीम आपकी जरूर मदद करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिटी बेस्ड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। इसका मतलब ये है कि जब भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनता है तो वहां पे लाइक माइंडेड लोग और कम्युनिटी जुड़ते हैं और जुड़कर वो ये डिसाइड करते हैं कि भाई हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी है, हम लोग को साख सहकारिता वाले काम करने और वहां पर थोड़ा सा आपस का संगठन भी अच्छा रहता है, एक दूसरे से उनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी रहती है और वो कम्युनिटी कहीं पर भी कोई गड़बड़ ना होने पाए उसके लिए भी वो ध्यान रखने का प्रयास करती है, क्योंकि ये इनफॉर्मल ग्रुप होता है जिसको फॉर्मल ग्रुप में कन्वर्शन का ये चांस रहता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि इंडिविजुअली तो बहुत सारे लोग करते रहते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर कम्युनिटी के साथ मिलकर काम होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा लीगल एंड रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये काम तो लोग पहले से जमाने से करते आ रहे थे, आपस में एक दूसरे को पैसा लेना देना जमा करना, कोई भी एक जन उसमें लीडर बन जाता था लेकिन लीगली रिकॉग्नाइज नहीं काम करते थे। लेकिन अब ये हो गया कि आप रजिस्टर कर लीजिए, लीगली रिकॉग्नाइज हो जाइए, लीगल स्ट्रक्चर है इंडिया में और इसके लिए स्पेशल एक्ट भी बना हुआ है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर्ड है, लीगल भी है। तीसरा चीज ये कि लोअर कॉस्ट ऑफ फंड। इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जो कि मेंबर्स हैं मेंबर ही आपस में पैसे जमा करते हैं ताकि वो जो बैंक से 1-1.5%, 2%, कहीं पे 3% एक्स्ट्रा ब्याज मिल सके। जिसके पास भी छोटी बचत है वो भी, जिसके पास बड़ी बचत है वो भी। इसके अलावा अगर किसी को लोन चाहिए तो आपस में ही उसी फंड में से लोन देकर जो बैंक में लोन का रेट है उससे थोड़ा सा ऊपर लेते हैं ताकि जो कम्युनिटी का कॉस्ट है, कोऑपरेटिव का कॉस्ट है और जो कम्युनिटी का भलाई करने वाला उद्देश्य है वो भी उससे पूरा हो सके। इसका मतलब थोड़ा सा सरप्लस रखने का प्रयास करते हैं लेकिन बहुत रीजनेबल हो। चौथा पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग एंड मेंबर बेनिफिट। इसका मतलब ये है कि अगर कुछ भी सरप्लस बचता है तो वो प्रॉफिट मेंबर्स में ही बांटा जाता है और उस पैसे से मेंबर्स के लिए ही प्रोग्राम और उनके लिए ही फायदा का अरेंजमेंट किया जाता है। इसका मतलब प्रॉफिट शेयर भी होता है और मेंबर को बेनिफिट भी दिया जाता है। पांचवा पॉइंट है इजियर टू ऑपरेट देन एनबीएफसी। एनबीएफसी अगर है तो वो पूरा कॉर्पोरेट है, वहां पर बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, वहां पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनेंगे। यहाँ पर भी होते हैं लेकिन थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, यहाँ पर कॉस्टिंग थोड़ा कम होता है। यहाँ पर जो कम्युनिटी वाले लोग उसी में से किसी को कुछ एम्प्लॉय बना देते हैं, किसी को कोई पोस्ट दे देते हैं, पैसे भी बहुत ज्यादा देने नहीं पड़ते, कॉस्टिंग कम रहती है, मार्केटिंग का भी उतना झंझट नहीं है, लोन देने और सही कस्टमर खोजने का भी झंझट नहीं है। तो एनबीएफसी को जितने एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग और ट्रस्ट बिल्डअप में समय लगता है, ब्रांडिंग में समय लगता है, इसमें समय लगने की जरूरत नहीं क्योंकि मेंबर आपस में ही कर लेते हैं, तो कॉस्टिंग एनबीएफसी से बहुत कम होता है। छठवां पॉइंट है इनकरेजेस सेविंग हैबिट। इसका मतलब है कि लोग सेविंग करें, उसके लिए भी ये हैबिट है कि भैया थोड़े थोड़े पैसे बचा लो, आपके काम आने वाला है, क्योंकि बैंक से भी थोड़ा सा ऊपर ब्याज मिलेगा क्योंकि आपस में उन लोग तय उस तरीके से करते हैं ताकि लोगों के अंदर में सेविंग का हैबिट बने। सातवां पॉइंट है एक्सेस टू क्रेडिट टू डिनाइड पर्संस। इसका मतलब ये है कि जिनको बैंक नहीं दे रही, एनबीएफसी लोन नहीं दे रही, उनको भी ये कम्युनिटी लोन देने वाली है जरूरत के हिसाब से। वो एक्चुअल आकलन कर देगी कि किस तरीके से ये पैसा चुकाएंगे, किस तरीके से काम करने वाले हैं और उनकी रियल नीड को पूरा करते हैं। वो बैंक और एनबीएफसी भले मना कर दे लेकिन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वहां पर फायदा प्रदान करती है। आठवां पॉइंट है गवर्नमेंट सपोर्ट। इसका मतलब गवर्नमेंट भी कई सारे जगह पे ग्रांट प्रोवाइड करती है, कई बार ट्रेनिंग के लिए देती है, कई बार कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए देती है। अगर कुछ अच्छा कोऑपरेटिव सोसाइटी रहा तो उसको बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं। इसके अलावा सेक्शन 80P का डिडक्शन मिलता है, टैक्स का डिडक्शन मिलता है और भी बहुत सारे फायदे हैं जो कि अलग अलग एक्ट में प्रोवाइड किए गए, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स एक्ट और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो यहाँ पर बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से भी आता है। नौवां पॉइंट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये प्रजातंत्र जैसा यहाँ पर चुनाव होगा, चुनाव में फिर अलग अलग पार्टी खड़ी होगी, उसमें से जो चुनाव जीतेगा उसके बाद फिर वो कोऑपरेटिव चलाएगा। इसका मतलब ये कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, राइट। 10वां पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस। इसका मतलब आरबीआई से कोई स्पेशल स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने का जरूरत नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट है वो एक्ट को खाली फॉलो करना और एक्ट में जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन बहुत लिमिटेड चीजों के लिए लिखा हुआ है। इसका मतलब बहुत सारी चीज आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं और उसमें आप अपनी सुविधा अनुसार काम कर सकते हैं। इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है आपके काम करने में, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस है। 11वां पॉइंट है ट्रस्ट एंड लोकल नेटवर्क एडवांटेज। इसीलिए क्योंकि ट्रस्ट बिल्डअप आपस में ही हो जाता है, क्योंकि लोग सारे आपस में एक दूसरे को जानते हैं, उन्हीं लोग जुड़ते हैं और लोकल कम्युनिटी उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है। हर एक व्यक्ति वहां पर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने का दम रखता है, इसीलिए लोकल कम्युनिटी का जो नेटवर्क है वहां पर स्ट्रांग बनता है। 12वां पॉइंट है स्केलेबल फॉर फ्यूचर। इसका मतलब फ्यूचर में वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बन सकता है, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक भी बन सकता है, फिर बैंक में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर आपको बनाना है तो ये 12 पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखने होंगे, तो फिर आपका फायदा
हो सकता है। आपको अगर कोई विशेष जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो। Sunday.